नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। आज हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो सेशन है, ये हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए खास बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा पुराना प्रिंसिपल होता था, पर ये महामारी के दौरान इसका भी उल्लंघन किया गया है। तो हम आज जो किताब जो है रॉल्फ डोबेली का द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, ये तो बहुत पहले लिखा है। अब महामारी के भी पहले लिखा है, 2013 का किताब है, 12 साल पुराना है। पर किताब में जैसे कहते हैं ना, रामायण पहले लिख दिया, बाद में इवेंट्स हुए। तो जो जो इन्होंने थिंकिंग एरर्स, सच्चाई से किनारे कैसे हमारा सोच चला जाता है, ये पहले ही लिख दिया था। और महामारी के समय ये सब देखने को मिला है। तो इनका आज का जो चैप्टर है, 28 चैप्टर है। When you hear hoof beats, don't expect a zebra। मतलब आपको टापों की आवाज सुनाई देती है, तो आप शहर में हो तो ये ना सोचो कि आपके पीछे या दूर से कोई जेबरा आ रहा है, जो कि जंगली जानवर है। घोड़ा आने का संभावना ज्यादा है। बेस रेट नेग्लेक्ट, मतलब जो बेस एक होता है, डेली जो चीजें होती हैं उसके संभावना ज्यादा रहता है, पहले उसको सोचना है। जब वो पूरा सोच के उसको आप एक तरफ अलग कर सकते हो, तभी कुछ नया जानवर के बारे में सोचो। आप समझ रहे, धीरे धीरे हम आ रहे हैं अपने मुद्दे में। तो एक उन्होंने उदाहरण से चालू किया, जैसे हमेशा करते हैं। उन्होंने कहा मार्क एक दुबला थिन मैन, जर्मनी का है, चश्मा पहनता है, और वो मोजार्ट को सुनता है। मोजार्ट उनका म्यूजिशियन, कोई उनका जो मोजार्ट। तो वे कहते हैं, इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि दुबला, चश्मा पहना हुआ, गाने, क्लासिकल गाने सुनता है। तो क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं, आप जवाब दो। चॉइस दिया है मार्क, मोस्ट लाइकली, सबसे ज्यादा संभव क्या है। ए, चॉइस ए है ट्रक ड्राइवर। चॉइस बी है प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। क्या वो प्रोफेसर है कोई लिटरेचर का, या ट्रक ड्राइवर है। तो उन्होंने ये कई लोगों को सवाल ऐसे पूछे, बोलता मेजोरिटी बोलते हैं ऑप्शन बी, मतलब प्रोफेसर होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? उन्होंने बोला वो दुबला है, चश्मा पहनता है, क्लासिकल गाने सुनता है। तो वो सोचा बड़ा रिफाइंड आदमी है, ट्रक ड्राइवर कैसे हो सकता है, प्रोफेसर ही होगा। तो वो बोलते ये गलत आंसर है। और गलत क्यों है वो इसलिए बता रहे हैं कि जर्मनी में 10,000 गुना ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं प्रोफेसर से। प्रोफेसर जितने हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा ट्रक ड्राइवर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, दुबले भी होते हैं ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर भी गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं अपने ट्रक में। तो ये कह रहे हैं कि हम, कई बार ऐसे होता है कि हम इतने कोई, एक कोई हमारे इमेजिनेशन में कोई चीज को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि दुबला है, चश्मा पहनता है, क्लासिकल म्यूजिक सुनता है, सीधा। जबकि 10,000 गुना ज्यादा ट्रक ड्राइवर है, प्रोफेसर बहुत कम है। तो प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है, चांस क्या है, चांस क्या है, वो उसको ट्रक ड्राइवर होने का संभावना ज्यादा है उसका। हालांकि डिस्क्रिप्शन ऐसा किया कि कोई बहुत ही रिफाइंड आदमी है, प्रोफेसर जैसा। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन, उनको इतना आपने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया ना उस आदमी का, कि लोगों का दिमाग उसी में चला गया, डिस्क्रिप्शन में। वो नीचे का बेस रेट भूल गए, वो संभावना भूल गए। तो ये फंडामेंटल एरर है, रीजनिंग का बहुत कॉमन एरर है। हमारे सोचने का ये बहुत बड़ा गलती है। हम ऐसे अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है हमारा। और देखिए, अभी मीडिया ने भी बहुत खेल किया था इस टाइम, महामारी में।
और अभी अगला महामारी का भी खेल पहले से चालू हो गया। आएगा महामारी, बता दिया, कब आएगा नहीं, वो डरा के अभी से एक आपका माइंड कैप्चर करके रखा है। ऑल जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस फॉल फॉर इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये सबसे ज्यादा इन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे प्रभावित भी हो जाते हैं। जर्नलिस्ट को देखना चाहिए, कुछ सनसनी ढूंढता है ना, तो ऐसा वो बनाएगा कि सबका अटेंशन उसी में ज्यादा है। एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एक उदाहरण दे रहा है। एक यंग मैन, नौजवान को किसी ने छुरा मार दिया बहुत बुरी तरह और फेटल इंजर्ड हो गया। कौन सा ज्यादा लाइकली है? देखिए, ये भी हमारे देश में आजकल हो रहा है। ए, अटैकर इज अ रशियन इमिग्रेंट एंड इम्पोर्ट्स कम्बैट नाइफ्स इलीगली। कोई इलीगल ट्रेड करता है जो रशिया का इमिग्रेंट है, क्योंकि अमेरिका वाले रशिया को देख नहीं पाते हैं। तो जो भी है रशियन ने किया, या वो इमिग्रेंट है, गलत तरीके से आया है और वो नाइफ में ट्रेड करता है, ये एक संभावना ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन बी ये दिया है कि अमेरिकन है, मिडिल क्लास अमेरिकन है जिसने स्टैप किया उसको। तो अक्सर लोग ऑप्शन बी, अगर उनको ये मालूम नहीं होगा, अभी आपको हम बता दिया इन्होंने कि आप प्रोबेबिलिटी देखिए, तो अभी आपको अभी मालूम है कि ऑप्शन बी ज़्यादा संभव है, क्योंकि मिलियन टाइम ज़्यादा मिडिल क्लास अमेरिकन है रशियन इमिग्रेंट या नाइफ डीलर से। रशियन नाइफ डीलर है आ जाएंगे इक्के दुक्के, पर संभावना क्या है कि एक आम अमेरिकन सिटीजन ने उसको अटैक किया, क्योंकि वो मिलियन टाइम ज़्यादा है। और अभी ये हमारे देश में भी ऐसे कई बार हो रहा है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी गलत तरीके चला जाता है, ये चला जाता है, आपको मालूम है, और फिर पॉलिटिकल इशू हो जाता, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। हमको अभी मतलब है हमारा मेडिसिन एंड हेल्थ से। हेल्थ में ऐसे कितने हमारे आजकल इसी इसमें, जो कि डॉक्टर्स का जो पहले ट्रेनिंग होता था, आजकल डॉक्टर्स का ट्रेनिंग तो मेरे को लगता है, मैं मेडिकल एजुकेशन में हूँ 30-40 साल से, 20 साल से लगातार देख रहा हूँ कि आजकल डॉक्टर्स का ट्रेनिंग भी जो होना चाहिए था, ट्रेनिंग दूसरी तरीके से होता है। बहुत इन्वेस्टिगेशन, नए नए बीमारियों के नाम, नए नए ये, पर बेसलाइन ट्रेनिंग नहीं होता। जो आम डिजीज, सिंपल डिजीज के ऊपर जो हम ये देते थे कि कोई भी बीमार हो तो पहले सिंपल डिजीज सोचना चाहिए, बाद में उसको एक्सक्लूड करके बाद में रेयर डिजीज सोचना चाहिए। आजकल डॉक्टर का ट्रेनिंग भी उल्टा हो रहा है, पहले ही रेयर डिजीज। जैसे अभी आम आदमी सोचता है कि नाइफ इंजरी हुआ तो रेयर सोचता है पहले कि कोई इमिग्रेंट है ये, जबकि ज़्यादा कॉमन है, मिलियन टाइम्स ज़्यादा आम नागरिक है उनमें से कोई अटैकर हो सकता है। तो ऐसे बीमारियां में भी मिलियन टाइम्स ज़्यादा, हजारों गुना ज़्यादा रोज़मर्रा की बीमारियां हैं। पर अगर आप एक बीमारी रेयर को कर दोगे, और आजकल तो क्या हो रहा है कि जनरल प्रैक्टिस कम हो जा रहा है, जनरल मेडिसिन भी कम हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी हो रहा है, तो वो सुपर स्पेशलिटी माने एक एक रेयर डिजीज आ जाते हैं। तो पहले ही पेशेंट चला जाता सुपर स्पेशलिटी, इमीडिएटली वो रेयर डिजीज की तरफ नजर जाता है। कई बार मैं देखा, हमने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा, कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि वो एक नजरिया चेंज हो जाता है। सिंपल, और जब तक पता चलता है कि ये सिंपल डिजीज है, बहुत खर्चा हो जाता है। रेयर डिजीज का इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉस्टली है, बट बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत सारे ये करते हैं, टाइम जाता है, फीस जाता है। तो ये हो रहा है अभी। नीचे से ऊपर जाना चाहिए, अभी सीधा ऊपर चले जाते हैं। अभी ये मेडिसिन का भी इसने उदाहरण दे दिया, देखिए। बेस बेस रेट नेगलेक्ट, बेस रेट मतलब आम रोज रोज जो जिन बीमारियों का रेट है उसका मालूम होना चाहिए कौन सा बीमारी ज़्यादा कॉमन होता है। वो कह रहे हैं कि सीवियर हेडेक, जो माइग्रेन होता है, माइग्रेन वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, नॉर्मल बुखार से भी सीवियर हेडेक हो सकता है, और ब्रेन ट्यूमर से भी हो सकता है, और कई कारण होते हैं। पर हमको मालूम है कि फीवर, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, ब्रेन ट्यूमर अनकॉमन है।
तो डॉक्टर्स पेशेंट को पहले उस चीज को ये करते हैं, वायरल फीवर का एग्जामिनेशन करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे, दूसरे रीजन एक्सक्लूड करेंगे, साइनस ये वो, आई प्रॉब्लम, उसके बाद कुछ नहीं होगा तब जाके ब्रेन ट्यूमर का सोचेंगे। हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ऐसे डॉक्टर्स का ट्रेनिंग होता है, इन्होंने दिया है। मेडिकल स्कूल रेजिडेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम पर्जिंग बेस रेट नेग्लेक्ट, इसके ऊपर अच्छा ट्रेनिंग। मैं कह रहा हूँ ना, हमने हमारे टाइम से ट्रेनिंग हो रहा है कि सिंपल चीज़ों को पहले एक्सक्लूड करो, सिंपल यूरिन, सिंपल टेस्ट, सिंपल बेसिक। कई बीमारियां रोजमर्रा की अनकॉमन सिम्टम्स करते हैं, फिर हम सीधा अनकॉमन डिजीज पहले नहीं सोचने का है। अगर आपको ये हुप बीट सुनाई दे रहा है, घोड़े का टाप, जानवर का टाप टाप सुनाई दे रहा है, तो आप घोड़ा सोचोगे कि घोड़ा है, या अपने यहाँ जो जानवर घूमते हैं गाय भैंस हैं। आप जेब्रा और टाइगर, आजकल लेपर्ड भी आ रहे हैं पर पहले आप ये सोचोगे। आजकल तो जंगली जानवर भी आ जा रहा है, पता नहीं ये, जैसे आजकल बीमारियां भी बड़े बड़े नाम लेके ले आते हैं। तो मोटो ड्रम्ड, ये कहते हैं कि ये मोटो बेस रेट प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया में भी ये होता था, पर आजकल बड़ा हाई फाई मेडिकल एजुकेशन भी बहुत ये हो गया है। एमबीबीएस जो टीचिंग है बहुत रेयर, पढ़ाना चाहिए, सब डिजीज पढ़ाना चाहिए, पर कॉमन डिजीज से स्टार्ट करना चाहिए, फिर रेयर डिजीज। आजकल कई सुपर स्पेशलाइजेशन हो रहा है, आजकल एमबीबीएस का डॉक्टर भी सोचता है हमको एमबीबीएस नहीं रहना, एमडी करके और उसके आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करना। तो वो रेयर डिजीज को, जो जेबरा की पढ़ाई करता है, घोड़े की पढ़ाई नहीं करता है। तो वो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, फ्रैगमेंट हो रहा है हमारा मेडिकल आर्ट। और उससे वायरोलॉजिस्ट भी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी एक छोटा सा वायरस ढूंढ लेंगे, उसका स्ट्रेन, उसका म्यूटेंट, उसका ये, और वेट करेंगे, और कोई भी हल्का भी कुछ होगा वो फॉल्स अलार्म चालू हो जाता है कि कोई रेयर डिजीज आ रहा है। Investigate the most likely ailments before you start diagnosing exotic diseases, even if you are a specialist in that। देखिए ये नॉन डॉक्टर होकर कितना अच्छा लिखा है कि आप कॉमन डिजीज को पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए, एंड रेयर डिजीज को बाद में इन्वेस्टिगेट कीजिए, इवन इफ यू आर अ स्पेशलिस्ट इन दैट। अगर रेयर डिजीज के स्पेशलिस्ट भी हो को, अब कॉमन को ये कीजिए। अच्छे डॉक्टर करते हैं, पर आजकल क्या है, लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, डायरेक्ट डायग्नोस रेयर डिजीज करते हैं। महामारी में ये सबसे ज्यादा हुआ था कि इन्फ्लुएंजा सबसे कॉमन होता है, वायरल फीवर ये वो। अभी जो कोविड का भी महामारी हुआ, तो इन्फ्लुएंजा जैसे ही उसके सिम्टम्स थे, उसका मृत्यु दर भी उतना ही था, बाद में पता चला। शुरू शुरू में तो इतना डरा दिया, क्योंकि पहला नया नाम है, रेयर डिजीज आ गया, तो हर चीज को वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो वो डायग्नोस हो रहा, कोविड डायग्नोस है, कोविड कैसे भी आदमी मर रहा, कोविड डायग्नोसिस हो गया, तो उससे पैनिक लेवल कितना बढ़ गया। बाकी बीमारियों का तो डायग्नोसिस नहीं कर रहे थे आप, कॉज ऑफ डेथ, हालांकि वो दूसरे बीमारी से मर रहा था। इन्फ्लुएंजा के रेट कम हो गए थे महामारी के टाइम, जो हमेशा ज़्यादा होते थे वेस्टर्न कंट्री में, जहाँ डेटा कीपिंग होता था, अमेरिका यूएसए में, वहाँ इन्फ्लुएंजा कम हो गए कोविड, क्योंकि जितने इन्फ्लुएंजा थे सब कोविड में चले जा रहे थे। क्योंकि इकट्ठे आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो सकता है इन्फ्लुएंजा से बेचारे का डेथ हो रहा हो, पर वो एट्रीब्यूट कोविड में हो गया। बाकी में भी हुए, बाकी कोई हार्ट डिजीज से मर रहा है, सबका आरटीपीसीआर कर रहा है, जो कोई दूसरे इससे मर रहा है, वो एक्सोटिक डिजीज आ गया आरटीपीसीआर, जो कि टेस्ट इतना सेंसिटिव है कि कई फॉल्स पॉजिटिव हो गए, पर वो एक लेवल लग गया, और फिर मीडिया वाले को तो आ ही गया, इतने मर गए, इतने मर गए, पैनिक लेवल, ये लेवल, टीका शीका, ये वो, आप समझ रहे ना। तो ये पूरा मतलब पहले लिखा था इन्होंने। अगर हम पुराने डॉक्टर, पुराने मेथड से अगर मेडिकल हैंडल करते पेंडेमिक, तो ये कॉमन डिजीज है, रेस्पिरेटरी इलनेस करके हैंडल करते, एक नया नाम देके इसको एक जेबरा बना दिया है मतलब, और उसको ऐसे ही हैंडल किया, वैसे ही उसको ओवर रिएक्शन किया, वैसे ही रिस्ट्रिक्शन हो गया मूवमेंट, उतना ही फियर, उतना ही ये, कई कितने हमको ये करना पड़ा। और इसीलिए अभी ये बहुत जरूरी है ये वाला डिस्कशन, क्योंकि अगला महामारी का अभी से अलर्ट में बैठे हैं कि कोई नया आएगा तब हम डिक्लेयर करेंगे, तो सब उसी तरफ मेडिकल रिसोर्सेज जाएंगे, सभी का ध्यान उसी तरह जाएगा, और कॉमन डिजीज से रोज मरते रहेंगे। रोज रोज हमारे यहाँ 2000 बच्चे कुपोषण से मरते हैं, टीबी से 2000 मरीज मरते हैं, कई डेथ्स ऐसे होते रहते, कई लोगों को नॉर्मल डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है।
नॉर्मल डिजीज का लंबा लाइन लगा रहता, पर वो डिजीज का एक अनाउंस हो जाएगा कोई तो सब उसी में चले जाएंगे, फिर वन हेल्थ वन ट्रीटी वन पैंडेमिक ट्रीटी, उधर से डायरेक्शन जाएंगे सब तो आप समझ रहे हैं ना। अब ये कह रहे हैं, देखिए कितना, अभी डॉक्टर्स आर दी ओनली प्रोफेशनल, खाली डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई आप कॉमन चीज को पहले देखो, रेयर चीज को बाद में देखो। पर अभी हमको तो सबसे ज्यादा चिंता हो रहा है कि डॉक्टर्स को अभी सबसे ज्यादा रेयर चीजें पढ़ाया जा रहा है। बोला नहीं, अभी कोविड महामारी हुआ तो बाद में आ गया उनको सिलेबस में अलग से कोविड। अरे भाई सिलेबस में क्यों अलग से, रेस्पिरेटरी डिजीज कितने वायरस होते हैं, उसी में एक वायरस है अलग से, क्या हम नहीं पढ़ा रहे हैं सिलेबस में। फिर अभी वो नीपा नीपा हल्ला करते, ये करते वो करते, सबका सब डॉक्टर्स का वो लेटेस्ट रिसेंट एडवांसेस में पेपर होता है, वो उस टाइप वैसे लिखोगे नीपा नीपा ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कॉमन डिजीज आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग में ही आप उनका एक प्रकार से ट्रेनिंग ही आप गलत कर रहे हैं, उनको बेसिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं पहले। पहले बेसिक्स करना, कॉमन डिजीज एक्सक्लूड करना, फिर जाके रेयर या पेंडेमिक पोटेंशियल या वगैरह वगैरह वगैरह, बात की बात है। शुरू से ही आप एक कर देंगे, फिर आगे डायग्नोस करते हैं, मरीज और किसी से मर रहा है, कॉज ऑफ डेथ ये वायरस का नाम से जा रहा है। अभी महामारी में एक वायरस है कि अगले इसमें और जाएगा। और लोग डॉक्टर डर जाते थे, जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है उसको एक ऐसे ऐसे लगता था कि कोई सॉलिटरी कंफाइनमेंट जेल में डाल दिया है, उसके पास कोई जाता नहीं था, उसके पास दवाई, ऐसा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है क्या ऐसे। हमको मालूम है, हमारे रिश्तेदार लोग भी ऐसे, उनका दूसरे कारण से देहांत हो गया क्योंकि नेग्लेक्ट हो जाते थे। सबको मालूम है, जो अस्पताल गए सबको मालूम है महामारी में कितना पैनिक कर दिया। तो डॉक्टर्स को भी देखिए, फ्यू पीपल इन, ये कहते हैं कि डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, पर मैं एज अ मेडिकल टीचर 20 साल का, मैं कहता हूँ कि आजकल डॉक्टर का ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं हो रहा है। डॉक्टर का ट्रेनिंग भी प्रोपागेंडा से हो रहा है, प्रोपागेंडा प्रोपागेंडा और बाकी फार्मा से हो रहा है। एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं हो रहा डॉक्टर्स का जैसे होना चाहिए। डरते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को, मेडिकल स्टूडेंट्स को आपने 2 साल बंद कर दिया महामारी के दौरान, उनके क्लासेस बंद कर दिए, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कोई डॉक्टर बनता है। तो अभी तो हमेशा वो डरेंगे, कोई भी नया बीमारी आएगा तो अरे भाई उस टाइम तो इतना भयंकर था कि हम दो। तो ऐसा थोड़ी कोई सोल्जर का ट्रेनिंग होता बिगर बैटलफील्ड जाके, कि आप डॉक्टर का ट्रेनिंग किया है आपने, क्या डॉक्टर बनेंगे, ये किताब में लिखा है कि डॉक्टर को ट्रेनिंग देते थे, अभी खाक ट्रेनिंग हो रहा है। ऐसा 2 साल में ऐसा उनको सदमा दिया होगा जो स्टूडेंट्स को, कि जिंदगी भर वो डरेंगे मरीज के पास जाने के लिए, कोई भी संक्रामित मरीज के पास। हमारी जिंदगी कट जाती है ट्रॉपिकल कंट्री में, इंडिया में, एशिया में, अफ्रीका में। जब से मेडिकल स्टूडेंट से हम लोग संक्रामक बीमारी, इससे बड़े बड़े संक्रामक बीमारी हम लोग हैंडल किए हैं, नज़दीक गए हैं, एग्जामिन किया है पेशेंट को। हुए हम लोग भी बीमार हुए हुए हुआ, ठीक हो गया। वो है, सोल्जर जाता है फील्ड में, लगती है चोटें, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, पर उससे डरना नहीं है, और इम्यूनिटी हो जाता है हम लोगों को, इतने एक्सपोजर होते तो ये। अगर यंग स्टूडेंट्स को अगर आप ठीक से वार्ड में जाए पेशेंट देखे, तो अभी अभी शायद नहीं होगा इम्यूनिटी, इतने अलग रहेंगे तो थोड़ा भी इतने नाजुक बन जाएंगे कि बीमार भी हो जाएंगे शायद। तो वो ट्रेनिंग ठीक नहीं हो रहा है। सोल्जर को कैसे ट्रेन किया जाता है, टफ बनाया जाता है, फील्ड में जाएंगे टफ बनाया जाता है, फिजिकली मेंटली टफ। डॉक्टर्स को भी उतना ही टफनेस चाहिए होता है, आप डॉक्टर्स को नाजुक बना रहे हो। और अभी हो क्या रहा है, ओनली वेरी रिच पीपल कैन अफोर्ड मेडिकल एजुकेशन, तो वो और नाजुक बच्चे आते हैं। हम लोग तो ऐसे रास्ते से आए थे एक प्रकार से, तो हम लोग को कोई इस चीज का डर ही नहीं था, और टफ बन गए थे हम। अभी तो डॉक्टर्स जो बीमारी के साथ जिनको लड़ना है, साथ रहना है, उनको टफ होना मांगता है, सोल्जर जैसा ट्रेनिंग होना मांगता है, वो तो अभी हो नहीं रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरे को बड़ा फिक्र है इसमें। प्रोबेबिलिटी फॉर्म विल सर्वाइव फर्स्ट 5 years 20%। तो ये कहते हैं, अभी एंटरप्रेन्योर देखते हैं, वो बड़े बड़े स्टार्टअप्स देखते हैं, और वो सोचते हैं, जो स्टार्टअप को वो दुखी नहीं रहते, वो सोचते हैं बहुत ऊपर जाए, पर वो अगर रेट देखेंगे कि मेजोरिटी स्टार्टअप बैठ जाता है, अब होता ही नहीं है, तो उनको पता चलेगा कि इतना इजी नहीं है कोई भी नया चीज लाइकली। तो जो भी स्टार्टअप होते हैं, हाउ मेनी कंपनीज मेक अ टर्नओवर सेवरल $100 million,
तो वो बायोटेक कंपनीज में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्ट कंपनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। जो रेट देखो आप, तो उस हिसाब से करो, आपको गलत ये नहीं होना चाहिए। बीमारियां का भी, नया महामारियां के आपको देखना है, जितने भी नए महामारी सेटल हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही ऊपर रहेगा और इतना डरा के रहो लोगों को। थोड़ा बेसिक ट्रीटमेंट करो, बेसिक प्रिकॉशन करो। वो तो कर नहीं रहे थे आप ट्रीटमेंट में, पेशेंट्स को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे डॉक्टर। बेस रेट क्या है देखना चाहिए, जितने भी बीमारी है। और वो बिजनेस में भी बोल रहे हैं कि खाली सक्सेसफुल कंपनी को ही दिया देखा जाता है, जिसको सर्वाइवर बायस कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि एक और उन्होंने उदाहरण आखिरी में दिया है कि मान लीजिए आप कोई वाइन का रेस्टोरेंट में वाइन को सैंपल ले रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं आपको वाइन, और लेबल कवर कर दिया कि किस कंट्री का वाइन है, आपको नहीं बताया। वो कहते हैं अगर आप भी हमारे जैसे ज़्यादा वाइन के बारे में नहीं मालूम हो, तो आपका खाली एक ही हिंट है, लाइफलाइन है, कि आपको बेस रेट मालूम है। बेस रेट क्या है कि 75% वाइन्स फ्रांस से आते हैं। तो आप अगर गेस कर दो कि ये फ्रांस का वाइन है, तो आपका 75% चांसेस है। तो आपका मतलब ये कह रहे हैं कि आपका अगर बेसिक रेट मालूम है, कि कोई चीज़ के बारे में नहीं भी मालूम है, तो वो रेट लगाओगे तो आपका सच्चाई के नज़दीक होने का संभावना बढ़ जाएगा। और आखिरी में ये कहते हैं कि कभी कभी इनको गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है एलिट बिजनेस स्कूल में इनको गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं, ये ऑथर को। काफ़ी नामी ऑथर है इसका मतलब। तो वो जब गेस्ट लेक्चर के लिए जाते हैं बिजनेस स्कूल में, एमबीए एमबीए में, आजकल बड़े लोग एमबीए कर रहे हैं, हर कोई सोचता है एमबीए करके तो बस सीधा टॉप में चले जाएंगे। तो वो पूछते हैं स्टूडेंट से बिजनेस स्कूल के कि आप आगे का क्या फ्यूचर लगता है आपका होगा। तो सबको ही बोलते हैं कि वो अपने आप को टॉप लेवल में एक्सपेक्ट करते हैं, 10 साल में बोर्ड ऑफ कंपनीज में, टॉप बोर्ड ऑफ कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। वो कहते हैं कि कई साल पहले मैं और मेरे साथ जो दूसरा स्टूडेंट था, दोनों ने यही आंसर दिया था, और कोई हम लोग ऊपर नहीं गए। तो हम वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को बेस एक क्रैश कोर्स कराते हैं बेस रेट में, संभावना में क्या है, जो कि बेस रेट यानी मेजोरिटी का जो रेट होता है, उसी में आपका चांसेस ज़्यादा है। आप एक आउटस्टैंडिंग किसी को लेके उसका एग्जाम्पल लेके नहीं चल सकते हैं। वो उनको कहते हैं स्टूडेंट्स को कि ये इस इधर से अगर आप डिग्री लेंगे, तो आपका बोर्ड ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनी का में होने का 0.1% से भी कम चांस है। 0.1% से भी कम चांस है। कितने भी आप स्मार्ट हो, आपका सक्सेस रेट 1 in 1000 है। 0.1%, 1%। No matter how smart, the more likely scenario is that you will end up in middle management, अपना मिडिल मैनेजमेंट में रहोगे। विद दिस वो काफी पॉपुलर नहीं होते, शौक हो जाते बच्चे कि ये क्या कह रहे हैं, ये गेस्ट लेक्चर आगे खुद ही कह रहे हैं कि आपका ज्यादा चांस नहीं है। तो वो कहते हैं कि कम से कम हमने उनको फ्यूचर डिसअपॉइंटमेंट से तो बचा लिया, जिसको कि मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। कैरियर में मिड लाइफ में हर कोई थोड़ा क्राइसिस जाता है, कि जो सोचा था यंग एज में आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचता है, और वो क्राइसिस जब 40 में देखता कि वहाँ पहुंचा नहीं, तो उसको एक मिड लाइफ क्राइसिस होता है। ये कहते हैं कि मैं उनको रियल फैक्ट बता देता हूँ लाइफ का, तो हो सकता है उनको मिडिल एज में उतना ज़्यादा सदमा ना पहुंचे। तो ये 0.1%, कोविड का भी मोर्टालिटी 0.1% आया था बाद में, जब डेटा आए थे ना, जो इतना हल्ला हुआ। क्योंकि नया चीज को इतना मीडिया पॉलिटिशियन, और अभी ठीक है मीडिया पॉलिटिशियन तो ठीक था, अभी क्या हुआ इस महामारी में, फार्मा कंपनी का भी गठबंधन हो गया है। उनके सेल्स बढ़ गए ना, कई चीज के सेल बढ़ गए, ग्लव्स के, मास्क के, इसके सैनिटाइजर के, टीके के तो है ही। और फिर में डॉक्टर्स के बढ़ गए, उनका पेपर्स कैरियर बन गया उनका, ग्रांट मिल गया ऐसे बीमारी जिसका कि इतना सा 0.1% मोर्टेलिटी है जिसका।
तो अभी इनको जैसे शेर खून चूस लेता है, अभी अगला महामारी के लिए इनको मुंह में पानी आ रहा है, फिर से प्रॉफिट आ सकता है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ तो शामिल ही है, डब्ल्यूएचओ रिंग मास्टर है इनका, क्योंकि इसका अभी गेट्स से फार्मा फार्मा कंपनी गेट्स इन लोग मेजर डोनर्स है इनके। और फिर जितने हैं फार्मा कंपनी, सब सबका ये है, गठबंधन है। डॉक्टर्स भी, रिसर्च लैब्स भी, सब फंडिंग मिलता है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। तो ये है आज ये काफी ऐसा जो कि ट्रेनिंग जिसको होना था वही अभी इसी इसमें आ गया है, लपेटे में आ गया है। और कई लोग फिर डॉक्टर क्या है ना, कोई चीज चारों तरफ होता तो वो भी एक तो छोड़ता है, क्या क्या करना अपने को, जैसा चलना चलने। तो दूसरे फिर कुछ लोग इससे अपना फायदा बना लेते हैं, कैरियर बना लेते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं। कैरियर बनाने भी एक प्रकार का प्रॉफिट है, जरूरी नहीं है पैसे के लिए ही सब करते हैं, पर अपना फिर कुछ लोग सर्वाइवल के लिए करते हैं कि नहीं करेंगे तो फिर उनको कैरियर में आगे नहीं जाएंगे, या कैरियर चला ही जाएगा। कईयों का चला गया था कैरियर, उन्होंने अगर कुछ दूसरा बोलने की कोशिश की तो हो सकता है, अगर जितने जितने जन लोगों को मालूम होगा, जन जागरूक होंगे, अपने प्रतिनिधि को बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलेंगे, तो कुछ अगर स्पीड ब्रेकर लगे, हम तो ये है कि इतना ही हम उम्मीद करते हैं स्पीड ब्रेकर लगे। हम भी अभी प्रैक्टिकल हो गए हैं थिंकिंग में कि हम ओवरनाइट हम नहीं सोच सकते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमको बेस रेट मालूम है कि एक बार लत लग जाता है, एक बार गठबंधन हो जाता है, तो बहुत धीरे धीरे स्पीड ब्रेकर हम लगा सकते हैं। ओवरनाइट पूरा सिस्टम हम नहीं चेंज कर सकते। तो आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत तो स्पीड ब्रेकर ही लग जाए, यही बहुत है। धन्यवाद।